Hello students. So once again welcome back to विश्वनाथ क्लासेस। और आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक लेकर आपके सामने आ गए। स्पेशली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है एंड आफ्टर दैट हम गॉसेस लॉ में आएंगे एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। सो आज का लेक्चर स्पेशली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द फ्लक्स विल बी शेयर्ड इन दिस लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। हाँ, तो मैं बोल रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के पहले जानना होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर भी बिल्कुल आपके लिए नया होगा। आप बोलोगे एरिया तो हम पढ़े हैं सर, एरिया इतना सारा निकाले हैं, सिलेंडर का निकाले हैं, क्यूब का निकाले हैं, रेक्टेंगल का निकाले हैं, स्क्वायर का निकाले हैं, बहुत एरिया आज तक निकालते हैं 10 क्लास तक, इवन 11 में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एरिया वेक्टर। आप बोलोगे आज तक तो एरिया वेक्टर स्केलर था, आज अचानक से वेक्टर कहाँ से हो गया एरिया। तो आप 11 तक ठीक कर रहे हो कि 11 ये एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट आज 12 में आपको जानना है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम ये बोल रहे हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका वॉल्यूम भी एरिया वेक्टर है, नहीं। वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे चलो देखते हैं कैसे। सो एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये मान लो जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस तरफ मान लो जेड एक्सिस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, इसके कंसेप्ट दे देंगे आपको। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े हो, वेक्टर प्रोडक्ट 11th क्लास में, उसका कंसेप्ट आएगा थोड़ा इसमें, सो डिस्कस कर लेंगे। चलो इसमें हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सपोज कर लो एक रेक्टेंगल बना लिए, इसका लेंथ है L और ब्रेथ मान लेते हैं B। ठीक है, फिगर फर्स्ट। चलो इसका एरिया, अगर हम एरिया आपसे पूछें तो क्या बोलोगे आप, L इंटू B। बिल्कुल सही है, L इंटू B एरिया होगा, लेकिन ये 12 क्लास के लिए नहीं, आप 10 तक बोल दो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखना होगा कि L और B का क्रॉस प्रोडक्ट करने से एरिया आया है। मतलब मान के चलो कि ये O है, नामकरण कर लो थोड़ा, O A B C। लेंथ है हमारा OA क्रॉस AB। OA किस एक्सिस के अलोंग है, X एक्सिस के अलोंग है, I होगा। इसमें यूनिट वेक्टर क्या क्या होता है, X एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर I कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर J कैप। ठीक है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो K कैप। I J K कैप यूनिट वेक्टर होता है अलोंग X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। ये आप पढ़े हो 11th क्लास में। तो आप बताओ ना, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ कर रहे हैं, ये वैल्यू इस डायरेक्शन में, ये वैल्यू इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, I कैप है, इस डायरेक्शन में J कैप है। तो आप बताओ कि I क्रॉस J क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। सो आपको अगर पूछा जाए कि एरिया बताओ, तो आप बताओगे LB और K कैप। K कैप क्यों लगाए, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ना अलोंग Z एक्सिस होगा, और Z एक्सिस पर कौन सा यूनिट वेक्टर आता है, K आता है। ठीक है, तो क्या है, इस दोनों को क्रॉस करने से ही तो मिला एरिया ना, लेंथ क्रॉस ब्रेथ।
और क्रॉस जब ये लेंथ और ब्रेथ को कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर जो इसके अलोंग है आई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इसका भी तो क्रॉस करोगे। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, के हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े हो 11th क्लास में, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के बनता है, जे क्रॉस के क्या बनता है, आई बनता है, के क्रॉस आई क्या बनता है, जे बनता है। ठीक है, तो ये आप पढ़े हो। तो कहने का मतलब कि जब भी आप एरिया फाइंड करोगे तो क्या है, इस एक्सिस के अलोंग साइड्स है एंड उस एक्सिस के अलोंग जो एरिया यूनिट वेक्टर है उसका भी क्रॉस करना होगा। तो यहाँ पर आई क्रॉस जे कर दिए तो हमको के मिलता है, इसलिए आप लिखोगे ये सही है एज पर 12th क्लास, ये सही है आपका। चलो एक और फिगर हम बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर एक सर्कल दे दिए, सर्कल बना लिए जिसका रेडियस r है। अच्छा ये किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में है। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा ये फिगर 2 है, ये हमारा मान लो एक ही फिगर 1, ये मान लो फिगर 2। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, एरिया वेक्टर। सर्कल नहीं लग रहा है ना, सर्कल नहीं लग रहा है ना, तो सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, रेडियस r दे दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एरिया सेकंड फिगर में, फर्स्ट फिगर में तो आपका ये निकल गया, सेकंड फिगर में आते हैं, यहाँ पर आपसे एरिया पूछा गया तो आप क्या बोलोगे, एरिया इज इक्वल टू, अगर 10th क्लास के बच्चा को बोले तो क्या बोलेगा, एरिया पाई r स्क्वायर। सही है, सही है उनके क्लास के हिसाब से। बट आपके क्लास के हिसाब से अगर हम पूछेंगे तो एरिया इज इक्वल टू आप बोलोगे पाई r स्क्वायर, तो बोलोगे इसको तो चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब सोचो आप x एक्सिस और z एक्सिस, x एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर है i, इस तरफ क्या है k। ठीक है, z एक्सिस है तो इस पर यूनिट वेक्टर क्या आ गया k। तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर अलोंग y एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग जाएगा तो यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग क्या है यूनिट वेक्टर, j कैप लगाओगे। जे कैप लगाओगे, हाँ माइनस भी ले सकते हो नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आप देख रहे हो कि एरिया जिस एक्सिस में, जिस प्लेन में है, सपोज करो एक यहाँ पर दे दिए, इस प्लेन में दे देंगे तो उसका जो एरिया होगा किस में जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, डायरेक्शन उसका। ठीक है, तो उसमें क्या लगाओगे, आई लगाओगे आप। कहने का मतलब कि एक यहाँ पर स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर, ये मान लो साइड है ए स्क्वायर है मान लो। थर्ड फिगर में आपसे अगर एरिया पूछे तो एज पर क्लास 12 आप बताओगे ए स्क्वायर, तो बताओगे नहीं, इतना तो सही है। साथ में क्या बताओगे, वाई और जेड एक्सिस में है ना, तो आप बताओगे आई, साथ में इसको लगाओगे, क्या लगाओगे, आई कैप। तो इस तरह से देख रहे हो कि दो का क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा बन जाएगा। हाँ एक चीज और बताना चाहेंगे, इसमें आप आई लिख रहे हो, माइनस आई भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस आई भी इसको दे सकते हो सकता है नेगेटिव वाई तरफ चला गया हो। ठीक है, तो ऐसे होल कहने का मेरा मतलब है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस प्लेन में गया उसका जो थर्ड एक्सिस बन रहा है उसकी तरफ उसका डायरेक्शन होगा उस एरिया का। ठीक है, सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा नहीं आप बोल देना कि वॉल्यूम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो ठीक, इतना तो आप समझ गए कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आप के बोल दिए, ठीक है, माइनस के बोलोगे तो इसकी डायरेक्शन अभी हम बताने जा रहे हैं आपको। 2D जब लेंगे ना, 2D फिगर, तो 2D आपका डायरेक्शन, जैसे ये हमारा बोर्ड रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का सीधे इससे बाहर निकलता हुआ या फिर इसके अंदर जाता हुआ, या तो इससे बाहर निकलता हुआ होगा या फिर इसके अंदर जाता हुआ होगा परपेंडिकुलरली। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ से इस तीन फिगर हमने बताया, तीन फिगर से आपको बताया कि एरिया कैसे लिखेंगे हम लोग।
है ना। फर्स्ट फिगर था हमारा, सेकंड फिगर था, और ये सपोज कर लो फिगर थर्ड है, फिगर थर्ड। इसने स्क्वायर बनाया है जो कि YZ प्लेन में है, ठीक है। तो इसका गया x एक्सिस के लॉन्ग, मतलब I लगेगा इसके एरिया में। चलो ठीक है, तो इतना फिगर से क्लियर है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, एक चीज और छोटा सा चीज देखो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। चलो 2D अगर सरफेस लेते हैं और एक 3D लेते हैं, 2D में क्या होगा, 2D का मतलब कि ओपन सरफेस भी, जो जिसको कहते हैं इसको क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोज्ड सरफेस। और ये ओपन सरफेस, ओपन सरफेस। इसमें जो होगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। आउटवर्ड भी ले सकते हैं और इनवर्ड भी ले सकते हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं। जैसे ये बोर्ड का पता है, ये 2D है, तो इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इससे बाहर निकलते हुए या फिर इसके अंदर जाते हुए नॉर्मली, ठीक है। आउटवर्ड एंड इनवर्ड, 2D में दोनों तरफ डायरेक्शन लेना है, आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। बट 3D की बात जहां पर की जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का मार्कर चल रहा है। यहां पर जो डायरेक्शन होगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ओनली कह सकते हैं आउटवर्ड, सिर्फ बाहर की डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ 3D, एंड इन केस ऑफ 2D आउटवर्ड भी ले सकते हैं, इनवर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ डायरेक्शन, ठीक है, बाहर जाता हुआ या फिर अंदर जाता हुआ। बट इन केस ऑफ 3D ओनली आउटवर्ड इज कंसीडर्ड, ठीक है। ओके, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है एंड कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ओके, नया मार्कर बहुत पतला चलता है, दिक्कत ये है नया मार्कर बहुत पतला चलता है। इंक डालने प्रोसेसिंग में एक मिनट, पुराना मार्कर कहीं अच्छा होता है, मोटा चलता है ना। तो 3D में ओनली आउटवर्ड, 2D अगर है तो आउटवर्ड इनवर्ड दोनों। चलो ये डायरेक्शन की बात की है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन आप लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग या पासिंग करो परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। चलो ये तो सिंपल डेफिनेशन हुआ, समझो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो कि
ये एक सरफेस है, इससे परपेंडिकुलरली जो बाहर निकल रहा है लाइंस, उसी को हम फ्लक्स कहेंगे। सपोज करो ऐसे एक निकला, एक ऐसे निकला, ये फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स का मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना लाइंस पास कर रहा है, उसको हम फ्लक्स कहेंगे। अब ये लाइन पास करना किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, अब ये जानना होगा कि जो लाइन पास कर रहा है किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक और फिगर देखिए, ये मान लो हमारा एक क्लोज, ये मान लो एक सरफेस है जिससे लाइंस पास कर रहा है। सपोज करो ये एक सरफेस है हमारा, इससे ऐसे एक लाइन पास किया, ऐसे लाइन पास किया, ऐसे लाइन पास किया, ऐसे लाइन पास किया, तो इसमें फ्लक्स कितना है 2। ये जो इसको चीरते हुए पास कर रहा है वो फ्लक्स हुआ। अच्छा, एक और फिगर देख लो, ये हम क्या बताए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब उसके परपेंडिकुलरली क्रॉस, उससे पास करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। ये देखो तो ये तो इसको ऐसे टच करके जा रहा है, जैसे ये बोर्ड, तो बोर्ड के ऐसे सीधे जितना लाइन पास कर रहा है बोर्ड में से, उसको हम फ्लक्स कहेंगे। इस बोर्ड से ऐसे जितना लाइन पास कर रहा है वो लाइन को नहीं काउंट करेंगे जो ऐसे इसको टच करके गुजर रहा हो, बाहर बाहर चीरते हुए लाइन पास करना चाहिए, दैट इज फ्लक्स। ठीक है, एज पर डेफिनेशन इट इज क्लियर, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। जो भी सरफेस दिया हुआ है आपको उसे परपेंडिकुलरली क्रॉस कितना कर रहा है, ठीक है, उसको हम फ्लक्स कहेंगे। तो अब ये सवाल होता है कि ये लाइन का पास करना थ्रू अ सरफेस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और अगर हम ये फैक्टर जान जाएंगे कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है तो हम उसका फॉर्मूला जान जाएंगे, ठीक है, फ्लक्स निकालने का। तो आइए देखते हैं कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, चलिए तो हम देखते हैं किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब कि ऑन व्हाट फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। चलिए आते हैं, पहला मान लो ये एक सरफेस है, इससे ऐसे कुछ लाइन पास किया, ठीक है, टोटल कितना है 7 लाइंस हमने इसमें बनाया है, 3 लाइंस इसको टच करके अंदर से क्रॉस करते हुए पास किया है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब इस एरिया को थोड़ा बढ़ा देते हैं, एरिया को थोड़ा हम इसका एरिया जो सर्कल लिया उसका एरिया बढ़ा देते हैं। अच्छा, एरिया हम बढ़ा लिया, यहाँ पर देख लो, ठीक है, एरिया बढ़ा लिए, एरिया क्या किए, इंक्रीज कर दिए, ठीक है, इसका एरिया हम इंक्रीज कर लिए, तो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो पहले केस में 3 ही लाइन पास कर रहा था, जब हम एरिया ये बढ़ा लिए तो क्या हुआ, कुछ और लाइन इसके अंदर से पास कर लिया, कुछ और लाइन इसके अंदर से पास कर लिया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये डिपेंड करता है एरिया पर, ठीक है। हाँ, चलो यहाँ पर 7 लाइंस बनाया था मैंने, इसकी एरिया को बढ़ा दिया तो कुछ और बाहर से जो गुजर रहे थे वो इसके अंदर से पास कर गए। सो कहने का मतलब क्या हुआ, एज ए होल कहने का मतलब हुआ कि एरिया बढ़ गया तो लाइंस बढ़ गया, जो चीज को चीरते हुए पास कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करता है, इस पर एरिया पर। पहला तो आ गया पॉइंट मेरा, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एरिया, ठीक है। देखो एरिया कम था, 3 लाइन पास करा था, एरिया बढ़ा दिए, कुछ बाहर से गुजर रहे थे वो भी अंदर में आ गए,
तो ये भी फ्लक्स हो गया। तो यहाँ पर फ्लक्स 3 कहेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स 5 हो जाएगा। तो पहला तो हो गया कि एरिया पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा फिगर देखें, सेकंड किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ये देखें। ओके, सेकंड को समझने के लिए ठीक है, यहाँ पर हमने 6 लाइंस बनाया है। मान लो कि 4 लाइंस इससे पास कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि अभी क्या कर रहे हैं, देखो एरिया सेम है, सेम एरिया। अभी क्या रख रहे हैं, एरिया को सेम एरिया। मान लो थोड़ा सा देखने में बड़ा लगे, छोड़ो, बट एरिया सेम है, ठीक है। सेम फिगर, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये। एरिया को चेंज नहीं कर रहे हैं इस पर। हम क्या कर रहे हैं कि ये लाइंस जो सेपरेशन है लाइंस के बीच का, उसको हम कम कर रहे हैं। लाइंस का सेपरेशन कम कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पर लाइंस का सेपरेशन कम कर देंगे। लाइन का बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर दिए। तो जैसे ही डिस्टेंस लाइन का कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो सारा लाइन उस एरिया से पास कर जाएगा, मैक्सिमम लाइन उस एरिया से पास कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस आल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इतना तो पता होगा कि मान लो कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बना हुआ है और फोर्सेस जिसको कहते हैं, और यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा? इस केस में यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, सपोज करो A, और यहाँ पर पॉइंट ले लिए B। तो इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इसमें। लाइंस जितना क्लोज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ सेपरेशन ज्यादा था, यहाँ सेपरेशन कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। सेपरेशन हम कम कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 फैक्टर हम देखे, पहला एरिया पर, एरिया बढ़ा दिए, लाइंस अंदर से ज्यादा पास कर गया, एरिया पर डिपेंड किया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड किया, पहले जितना डिस्टेंस से लाइन पास कर रहा था अभी उसके सेपरेशन को कम कर दिए, ज्यादा से ज्यादा लाइन उस सरफेस को पास कर गया, ठीक है। फ्लक्स बढ़ गया। तो फ्लक्स करने का मतलब कि ये 2 चीज पर डिपेंड किया। तीसरा देखते हैं किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, थर्ड। एक और पॉइंट है जिस पर डिपेंड करता है, वो क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तीसरा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। फर्स्ट किस पर, एरिया पर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और तीसरा एंगल का मतलब cos थीटा से लेना है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कैसे, एंगल पर कैसे डिपेंड किया, एंगल पर कैसे डिपेंड किया? तो एंगल पर कैसे डिपेंड किया वो आपको न्यूमेरिकल्स जब करेंगे हम लोग तो उसमें समझ में आएगा क्यों एंगल पर डिपेंड किया। एंगल में वो भी cos थीटा पर डिपेंड करता है। cos थीटा ही फ्लक्स बनाता है। कैसे cos थीटा फ्लक्स बनाता है आगे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो अब बताओ, अगर इस तीनों को हम मिला दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं phi से, और इसके नीचे E लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये तीनों को मिलाने से फॉर्मूला बन गया हमको EA cos थीटा। अब आपको पता है कि ये तो भाई डॉट प्रोडक्ट है, बिकॉज cos लगा हुआ है, आप 11th क्लास में पढ़े हो।
ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है ए बी cos थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर बोले तो sin थीटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ cos लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यही फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन करेंगे, ई ए cos थीटा या फिर कह दो ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आता है। अब डॉट प्रोडक्ट को एक और क्या नाम, डॉट प्रोडक्ट का एक और क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट। आप 11th में पढ़े हो। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी और नॉन। दूसरा डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट से तो स्केलर मिलेगा, पहला हो गया स्केलर। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी नेगेटिव और में बी पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। तीनों हो सकता है फ्लक्स। पॉजिटिव किस केस में होगा, नेगेटिव किस केस में होगा और जीरो किस केस में होगा, ये चीज हम देखते हैं। चलो दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव का मतलब हुआ सरफेस से बाहर निकलना। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब हुआ कि सरफेस से बाहर निकलना, और नेगेटिव का मतलब सरफेस में इंटर करना, और जीरो का मतलब कोई लाइन इधर से पास नहीं कर रहा है, मतलब पास नहीं कर रहा है तो परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं टच करके पास कर रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, टच करके पास कर रहा है, ऐसे बोर्ड को जैसे ऐसे टच करके पास करके लाइन, तो वो तो फ्लक्स बनाएगा नहीं। ठीक है, मतलब कि एरिया वेक्टर के जस्ट 90 डिग्री पर। ठीक है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब हम लोग का ऑब्जेक्टिव पॉइंट आता है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। ठीक है, क्या है कि पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? लिविंग द, एक और नया टर्म अभी अचानक मुंह में आने से रुक गया, बट उसको रोकेंगे नहीं, हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, लिविंग द होज, लिविंग द होज, ये होज है, नोज नहीं, आप नाक नहीं समझना, नोज नहीं, होज। अब ये नया वर्ड जैसा लग रहा है होज। होज क्या मतलब क्या होता है? होज का मतलब होता है, होज का मतलब होता है सोर्स ऑफ फ्लक्स। इसी को हम लोग कहते हैं होज। होज का मतलब, ये जो होज लिखे, होज का मतलब होता है सोर्स ऑफ फ्लक्स। जो भी सोर्स ऑफ फ्लक्स है ना, उससे निकलता हुआ जो होगा फ्लक्स, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। नेगेटिव का मतलब होगा इंटरिंग द होज। होज का मतलब क्या हुआ? सोर्स ऑफ फ्लक्स। होज का मतलब सोर्स ऑफ फ्लक्स। अच्छा, जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो का मतलब जीरो है जीरो का मतलब कोई नंबर थोड़ी ना हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या होगा? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों 90 डिग्री पर हो गए। एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ, डायरेक्शन 90 डिग्री पर। देख लो ना, cos 90 थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, क्या लिखा है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल, तो cos 90 क्या होगा? जीरो, तो इंटायर चीज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का जीरो आ गया। हाँ, तो अभी बहुत से ऐसे मेथड्स करेंगे, 90 डिग्री आ गया तो जीरो हो गया ऐसा। ठीक है, सो हमने बताया कि 5 पॉजिटिव हो सकता है, 5 नेगेटिव हो सकता है, 5 जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब लिविंग द होज, नेगेटिव का मतलब एंटरिंग द होज, और जीरो का मतलब जीरो होता है। ठीक है, हाँ। अब दूसरा चीज ये बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, छोटी छोटी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन दिस थ्री को मिला दिए तो ये फॉर्मूला बन गया, इसी से एक और आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब आपको बता दिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और स्केलर क्वांटिटी है। अब बारी आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, व्हाट अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो हम यूनिट क्यों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। अच्छा, यूनिट के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर यूनिट के बारे में क्या ख्याल होगा? जो फॉर्मूला है उसी पर तो बनाना है और तो कुछ है नहीं। देखो फॉर्मूला में जो जो टर्म हमारा इस्तेमाल किया गया है सारे का यूनिट पुट कर देंगे, बस कहानी खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बताओ? न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हो गया इसका यूनिट न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। और अगर डायमेंशन की बात करें cos थीटा का तो यूनिट होता नहीं है, वो तो यूनिट लेस है, ठीक है, तो डायमेंशन लेस भी होगा। हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होता है, आप पढ़े हो, E का फॉर्मूला फोर्स बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, है ना। फोर्स का क्या होता है, यही तो कर लेंगे। चलो E के जगह पर लिखते हैं फोर्स बाय चार्ज इनटू एरिया, तो है cos थीटा तो रिलेशन। फोर्स का क्या होता है, mnt - 2, चार्ज का क्या होता है at, है ना। अच्छा, एरिया का क्या होता है l स्क्वायर, ठीक है। एक पूरा डायमेंशन हो जाएगा, इसी को रीअरेंज कर लो, बताओ क्या होगा। m तो एक रख गया, l 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, t - 3 हो गया और a - 1 हो गया, बस हो गई। m फोर्स डायमेंशन t - 2 कर दिए, ठीक है। चार्ज का एरिया होता है वो भी डाल दिए, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। cos थीटा जहां तक रहा तो cos थीटा डायमेंशन लेते हैं ना, तो 2 और 1 3 l हो गया, टाइम पर -3 हो गया और a पर -1 आ गया। तो ये हो गया यूनिट हो गया और ये डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक। अब हम थ्योरी पार्ट जो था हमारा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है खत्म, और अब हम न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। मेक इट अ पॉइंट थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इस दोनों के बीच का ही एंगल होना चाहिए और कोई नहीं, ठीक। चलिए तो अभी तक तो था हमारा छोटा छोटा चीज टर्म रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हम फॉर्मूला जान गए और साथ में सब चीज जान। तो अब आती है बारी न्यूमेरिकल्स की, तो आइए न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ फॉर्मूला लिख दें, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला E a cos थीटा और वेक्टर E डॉट वेक्टर a, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला रहा। इसको बॉक्स में हम डाल देते हैं, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? हाँ चलिए, बिल्कुल दिख रहा है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलो मान लो कि एक सरफेस है और इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ये डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो आप बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ले लेते हैं, ये मान लो कि ये ले लिए, एरिया वेक्टर डीए ले लिए, या ए भी आप ले सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं कि डीए ही लें, ठीक है, आप ए भी ले सकते हो। चलो हम डीए लेकर के, या आप डेल्टा ए भी लिख सकते हो,
या सिर्फ आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है, कहने का मतलब कुछ भी। तो चलो हम डी ए लेकर के चलते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा डी ए लिखने में, है ना। चलो, और ये दे इसका दिया है ये रेडियस, रेडियस कुछ तो होगा, और इसके साथ ये एंगल बना रहा है मान लो कि 60 डिग्री का, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, ये एरिया वेक्टर इस तरह हो गया। आपको बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, क्या लगाएं, फॉर्मूला लगाएं ई ए कॉस थीटा, बिल्कुल सही। ई ए एरिया पाई आर स्क्वायर आप डाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री डाल दो, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 हाफ, मतलब ई बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ये आंसर आया, क्या हुआ, ई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर डाल दिया, कॉस 60 डिग्री डाल दिए, कॉस 60 डिग्री हाफ, लेकिन ये हो जाएगा गलत। आप जैसे ही एंगल देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहीं एंगल दिया है क्या, हाँ एंगल दे रखा है, एंगल पर से डाल दिए वहां पर। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, बताया कि आप एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, ठीक है। तो चलो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर तो ये है, इसका मतलब आप जो एंगल लोगे ये वाला लोगे, ये वाला। तो आप बताओ ये 60 डिग्री है तो इस तरफ कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो आपको यहाँ 30 डिग्री लेना पड़ेगा। सो राइट आंसर आप इस तरह से बनाओगे, ई ए कॉस 30 डिग्री। आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, कहीं दूसरी जगह का एंगल नहीं लेना है। रेडियस के साथ बना रहा है उससे हमको क्या मतलब है, हमको तो भैया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर 60 है तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पर होता है टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ सरफेस आइदर आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है, एज पर डिपेंडिंग ऑन 2D और 3D। तो कहने का मतलब कि ये एंगल आप पकड़ोगे 30 डिग्री का। चलो यहाँ पर आप सॉल्व कर दोगे इसके आगे, तो e इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 30 कितना, √3/2, ठीक है, कितना हो गया, √3/2 e पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। एक और तरीका से बताते हैं आपको, सेकेंड प्रोसेस। एक तो आप दोनों के बीच का एंगल पकड़ लिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, कहाँ एरिया वेक्टर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देख लिए, दोनों के बीच का एंगल पकड़ लिए, वैल्यू पुट कर दिए cos थीटा। अच्छा, एक और प्रोसेस आपको बताते हैं, सेकेंड प्रोसेस, ओके। हाँ, तो आते हैं हम पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, ई ए cos थीटा, या छोड़ो फॉर्मूला छोड़ो, हमको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अच्छा, कंपोनेंट ब्रेक करना तो आप पढ़े हो 11th क्लास में, कंपोनेंट ब्रेक करना तो आप पढ़े हो। तो हमको क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट, आप 11th क्लास में कंपोनेंट पढ़े हो, कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कॉस में जाएगा और दूसरा एक्सिस साइन में जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना। तो बताओ, तो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस एक्सिस के साथ रेडियस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये कॉस फिर से फिगर बना लेंगे इसको, यहाँ पर फिर से इस फिगर को बना रहा है, सेकंड प्रोसेस से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये हमारा है एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ए लिख दिए हैं, चलो ए ही मान लेते हैं, ठीक है। ए लिखा जा रहा है बार बार, एरिया वेक्टर को ए मान लेते हैं, ये छोड़ो। तो चलो, ये एरिया वेक्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और यहाँ दिया है एंगल हमको 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल दे रखा है। हमको करना क्या, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ब्रेक कर लो सिंपल वे में।
तो बताओ ना, आप इसके साथ एंगल बना रहा है रेडियस के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो ये जाएगा E cos 60 डिग्री में चल जाएगा, और दूसरा इसका परपेंडिकुलर में ये वाला हुआ तो ये चल जाएगा E sin 60 डिग्री होगा। इस तरफ का कंपोनेंट cos में और इस तरफ का कंपोनेंट sin में, E sin। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, एरिया वेक्टर फ्लक्स निकालना है तो एरिया वेक्टर कितना आया, इसका ये कंपोनेंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। अगर आप कंपोनेंट के हिसाब से बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वो कंपोनेंट लो जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। तो ये कंपोनेंट का, इसका ये कंपोनेंट नहीं लेना है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट नहीं लेना है हमको, एरिया वेक्टर जिस तरह का वो कंपोनेंट ले लो। तो आपका एरिया वेक्टर है इधर, तो आप ये कंपोनेंट ले लो E sin थीटा, तो E sin 60 डिग्री इनटू एरिया क्या है A, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो, तो E इंटू साइन 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2 इनटू पाई आर स्क्वायर। सेम आंसर है √3/2 E पाई आर स्क्वायर, यहां भी है √3/2 E पाई आर स्क्वायर। सो कहने का मतलब नेगेटिव पॉइंट इसको याद कर लो आप कि फ्लक्स कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एकदम टेक्स्ट मैसेज की तरह वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। वाह मस्त दिख रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। ठीक, फर्स्ट क्लास। हाँ, तो कहने का मतलब हुआ क्लियर। चले आगे। तो आप ऐसा देख लो, आप ये दोनों के बीच का एंगल देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या एरिया वेक्टर के बीच वो एंगल ले लो। जैसे यहाँ 30 डिग्री मिला हमको, 30 डिग्री लेके बना लिए। या नहीं तो आप इस तरफ एंगल की जरूरत नहीं, आप इसका ये वाला कंपोनेंट ले लो जिस तरफ हम दिए हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जिस तरफ मार्क किया हुआ है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चले जाओ। अच्छा, एक चीज और, क्यों, व्हाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट क्यों लेते हैं? सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट क्यों लेते हैं? अच्छा, एरिया वेक्टर क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, आइदर आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड, परपेंडिकुलर होता है बाहर के। ऐसे एरिया वेक्टर इस बोर्ड से ऐसे बाहर निकला एरिया वेक्टर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, एरिया वेक्टर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हम ले रहे हैं, फायदा क्या हुआ? ये सरफेस के परपेंडिकुलर वाला लाइन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो डेफिनेशन में यही तो लिखे थे कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, और ऑलरेडी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर में होता है टू द सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम उसी डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की तरफ। तो एरिया वेक्टर जब परपेंडिकुलर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस तरफ गया कंपोनेंट वो भी तो परपेंडिकुलर हो गया। तो वही तो डेफिनेशन कहता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो पास कर रहा है दैट इज फ्लक्स। सो परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इसको करने के लिए हम एरिया वेक्टर के अलोंग जाते हैं, बिकॉज़ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये जब इस तरफ गया तो ये भी तो परपेंडिकुलर हो गया सरफेस के, और सरफेस के परपेंडिकुलर जो पास किया वही तो फ्लक्स है। सो दो प्रोसेस बताया आपको। एक प्रोसेस बताया कि आप एंगल लेना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल लेना, वहां थीटा प्रूव करना। दूसरा बताया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लो जो एरिया वेक्टर की तरफ जाता हो। दैट्स ऑल। चलें, ओके।
चलिए अभी देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। ये एक सरफेस है, ठीक है, अच्छा ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो दिया है डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन दिया है वो मान के चलो ऐसे दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिया है। और एरिया वेक्टर तो हमारा क्लियर है, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया वेक्टर। और आपको ये एंगल दे दिया है थीटा, वहां पर 60 डिग्री दिए थे, यहां पर थीटा मार्क कर दिए हैं, वैल्यू नहीं दिए हैं, तो आप कैसे प्रूव करोगे? ऑप्शन है इसका, क्या फाइंड करना है? फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ऑप्शन है आपका ई ए साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन है ई ए कॉस थीटा, तीसरा ऑप्शन है ई ए, चौथा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड। चार ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखा है। एक है ई ए साइन थीटा, एक है ई ए कॉस थीटा, एक है ई ए, और दूसरा है फोर्थ नंबर है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे कि फॉर्मूला तो याद कर रखे हैं ई ए कॉस थीटा, जैसे ही ई ए कॉस थीटा देखेंगे से सही मान देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ई ए कॉस थीटा ही है इसमें सही ऑप्शन। चलिए देखते हैं कौन सा सही है, चलिए देखा जाए कौन सा सही है। चलिए तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम ई ए कॉस थीटा, बिल्कुल यही फॉर्मूला है, हम भी यही फॉर्मूला जानते हैं, ई ए कॉस थीटा ही जानते हैं, बट मेक इट अ पॉइंट थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो क्या ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? तो है, बट क्या ये एरिया वेक्टर है ना? बिल्कुल नहीं। अब आप बताओ, जब ये थीटा है तो इस तरफ का एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो एंगल वो हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये 90 माइनस थीटा है। तो इस फॉर्मूला में ये थीटा है, ये क्या होता है? वही तो होता है ना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। ये थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो आते हैं ई ए कॉस थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो आपका तो ये बन रहा है एंगल 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है, तो आप थीटा नहीं याद लिखोगे बल्कि 90 माइनस थीटा लिखोगे आप। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। हियर थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर। सो यूज 90 माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा। अब यहां से ई ए, आप फॉर्मूला तो पढ़े होंगे 10th क्लास में, मान लेते हैं आप 11th क्लास में आकर के मैथ नहीं लिखे, मैथ तो दूर भगा दिए, पर 10th क्लास का फॉर्मूला है sin cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। और मैथ्स को आप नहीं रखते उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो पढ़ना पड़ेगा 11th क्लास में मैथ्स, ठीक है। सो मैथ्स से छुटकारा तो नहीं मिलने वाला है, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यही आंसर है हमारा। ये फ्लक्स का स्केचिंग फॉर्मूला है हमारा। सो ऑप्शन ये सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ई ए साइन थीटा because the theta is the angle between area vector and electric field vector. This theta is not the angle between electric field vector and area vector. This is the angle between electric field vector and area vector. So use 90 minus theta in place of theta, not theta. ठीक है। पिछले केस में याद करो, यहाँ पर 60 डिग्री रखा था तो आप इस तरफ का एंगल लिए थे ना, तो यहाँ पर हम थीटा दे रखे हैं, तो इस तरफ का एंगल क्या लोगे आप? 90 माइनस थीटा। तो थीटा को हटाओ, 90 माइनस थीटा लाओ और ये फॉर्मूला लाओ, सिंपल। ओके चलिए, सो ई ए साइन थीटा इज द राइट ऑप्शन। चलिए ओके
अब कुछ हम अलग टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए, एक क्यूब दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कितना सरफेस हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, चलो ये ऐसे एक्सिस बना दिया है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, नीचे सेकंड सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, इस तरफ का थर्ड सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, ये फोर्थ सरफेस, पांचवा सरफेस बाहर, छठा सरफेस अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, ये मान के चलिए इसके एकदम काफी क्लोज में है, सटा हुआ है, नियरली एकदम सटा हुआ है, वाई एक्सिस से एकदम सटा हुआ है। ठीक है, आपको फ्लक्स बताना है थ्रू दिस ट्यूब, फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ईच सरफेस, चारों सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, और लास्ट में आपको टोटल फ्लक्स बताना है, टोटल फ्लक्स। ठीक है, ठीक, चलो इसी को करो। ठीक है, चलो आते हैं, ये फर्स्ट हमारा है। अच्छा, ये फर्स्ट का एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं ए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम फर्स्ट सरफेस से पहले कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर देखो तो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन ये है। एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया है यहाँ पर 90 डिग्री। तो आप फॉर्मूला में जब जाओगे तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट करोगे, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है cos 90 डिग्री। कितना हो गया, 0। मतलब इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, पहला हो गया। दूसरा, नीचे में आते हैं सेकंड सरफेस से। तो सेकंड सरफेस में बताओ, एरिया वेक्टर जाएगा ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जाएगा ऐसे। यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो कहने का मतलब कि ई ए cos 90 डिग्री, यहाँ भी हो गया 0। थर्ड सरफेस की बात करते हैं, इस तरफ इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऐसे आउटवर्ड, इस सरफेस से आउटवर्ड। ठीक है, सो आउटवर्ड निकाल लो आप एरिया वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल हो गया 180 डिग्री। सो आप प्रूव करो, ई ए cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना, -1 होता है। सो ये हो माइनस ई ए। फोर्थ सरफेस से निकालो, फोर्थ सरफेस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है और एरिया वेक्टर भी इसका इधर जाएगा, दोनों 0 डिग्री पर हो गया। तो ई ए cos 0 डिग्री कितना आया, ई ए। फिफ्थ सरफेस से निकालो, पांचवा सरफेस, पांचवा है छठा, दोनों एक साथ कर लेते हैं। पांचवा सरफेस कौन सा, पांचवा सरफेस सोचो कौन सा, ऊपर का, नीचे का, इधर का हो गया। पांचवा छठा, पांचवा हो गया बाहर निकलते हुए और छठा हो गया इसके जस्ट अंदर जाते हुए, उस तरफ का सरफेस।
पांचवा सरफेस मान लो ये बाहर निकलता हुआ, पांचवा सरफेस ये बाहर निकलता हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ऐसे, और पांचवा सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की ओर, एंगल हो गया 90 डिग्री। छठा पीछे की ओर बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे पीछे की ओर, तो वहां भी एंगल हो गया 90 डिग्री। मतलब दोनों केस में, इस दोनों केस में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सो cos 90 की वजह से टोटल 0। अब टोटल फ्लक्स कर दो, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, सबको जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस या माइनस EA प्लस EA प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया, ये से ये खत्म, मतलब 0। मतलब कि हुआ ये कि क्लोज सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करता है, क्लोज सरफेस 3D से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करता है। बट एक कंडीशन है, बट एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर इस सरफेस के अंदर में कोई चार्ज हो गया तब कहानी कुछ और हो जाएगा। सो मेक इट अ पॉइंट कि क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है कब, जब उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज ना हो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल के। 0 आना चाहिए अगर ये रूले अंदर में चार्ज नहीं रखते हैं तब। ठीक है, हाँ, तो एक और देखते हैं। चलो एक हम फिगर लिए सिलेंडर का। सपोज करो आपके पास ये सिलेंडर दिया गया है, घर में जो सिलेंडर रहता है हम लोग का वही मान के चलो। ठीक है, हाँ, तो आपको बताना है ऐसे रखा हुआ है, एकदम सटा हुआ है, इसे मान के चलो। ठीक है, हाँ, बताना है आपको इस सर पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे दिया हुआ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से। अच्छा, इस सरफेस का फर्स्ट सरफेस इसको मान लेते हैं, सेकंड सरफेस इसको मान लेते हैं, और थर्ड सरफेस हमारा कर्व वाला है। तो तीनों सरफेस अलग अलग निकाल के देखते हैं। क्या है, ये सिलेंडर मान लो, तीन ही तो सरफेस है, एक इस तरफ का, एक इस तरफ का, एक इस तरफ का और एक ये कर्व का। तो तीनों से अलग अलग निकालते हैं और फिर हम ऐड करके देख लेंगे कितना आता है फ्लक्स। ठीक है, चलो तो पहले हम फर्स्ट सरफेस से बात करते हैं। फर्स्ट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो हमें इस डायरेक्शन दिया गया है डायरेक्शन। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही जाएगा। तो अब दोनों का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो फर्स्ट सरफेस से आप जैसे ही फ्लेक्स करोगे EA cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए EA आ गया। सेकंड सरफेस की बात करते हैं। सेकंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का तो डायरेक्शन जो दे दिए वो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। इस तरफ का सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा। ठीक है, आउटवर्ड। ठीक, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल 180 डिग्री, EA cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होता है, -EA। ठीक है, थर्ड सरफेस की बात करते हैं जो कि हमारा कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस, कर्व सरफेस मिट जाएगा। देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर जाएगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, एंगल कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पर, क्लियर, 90 डिग्री। तो चलो EA cos 90 डिग्री, cos 90 कितना 0, तो पूरा चीज 0। अब ऐड कर दो, नेट या टोटल फ्लक्स कर लो। ठीक है, तो क्या होगा EA, दूसरा वाला -EA, तीसरा वाला 0, कितना आया फाइनली 0। कंडीशन क्या है, इफ अंदर में वो 3D जो सरफेस है उसके अंदर में कोई चार्ज छिप करके बैठा हुआ ना हो। ध्यान ये देना है, 3D सरफेस से फ्लक्स 0 कब होगा,
जब उसके अंदर में कोई चार्ज छिप करके बैठा ना हो। तो मेक इट अ पॉइंट इफ द, क्या लिख रहे थे, भूल भी गए, क्या लिख रहे थे, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, बोले तो 3D, बोले तो 3D, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 0 if there is no charge inside it। अगर अंदर में कोई चार्ज छिपा हुआ ना हो सरफेस के अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। इलेक्ट्रिक सारे सरफेसेस से निकाल के जोड़ोगे तो 0 आएगा, ठीक है। बट अगर अंदर में हम चार्ज अगर बैठा दें तो कहानी कुछ और हो जाएगा, कॉसेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो फ्लक्स 0 होगा मानते हैं, बट कब, जब अंदर में कोई चार्ज छिप के बैठा ना हो, ठीक है। चलो क्लियर है, हाँ क्लियर है। चलिए आगे, अब कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन आएगा। चलो हाँ, तो कहने का मेरा मतलब अभी तार मेरा फंस जाता है। हाँ सर तार फंस गई। हाँ तो कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन आएगा। अलग लेवल का क्या क्वेश्चन आएगा, सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल आप परिचित हो। यहाँ पर हमने एक क्यूब बना रखा है, हाँ तो यहाँ पर हम एक क्यूब बना रखे हैं, ठीक है, लग रहा है ठीक, ठीक लग रहा है, लग रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ तो ये क्यूब हमने आपको बना के दे दिया, अच्छा लग रहा है क्यूब, चलो अच्छा लग रहा है, मान लेते हैं, ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा था, ठीक है। हाँ तो हमारा क्या करना है कि सपोज करो कि आपको दे रखा है E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर का वैल्यू दे रखा है, क्या ले लें, E0 इंटू ax²। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये x इक्वल टू a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, पहला कहानी। दूसरा कहानी है कि ईच क्यूब का ईच साइड a है, कितना है, a है, हर एक साइड a लेंथ का है, ठीक है, x इक्वल टू a पर है और ये आपका हर साइड इसका a किया है, ठीक है। फाइंड करना है आपको, फाइंड जो करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ईच सरफेस, ईच सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। चलो तो करते हैं, आते हैं हम यहाँ फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। चलो ये हम फर्स्ट सरफेस ले रहे हैं, ये सेकंड सरफेस ले रहे हैं, ये थर्ड सरफेस ले रहे हैं और ये फोर्थ सरफेस ले रहे हैं। अब पांचवा बाहर, छठा अंदर, ठीक है, पांचवा बाहर, छठा अंदर। A0 इंटू ax², ठीक है, इस डायरेक्शन में है ये।
यहाँ पर हम आई लगा देते हैं, आई कैप लगाने का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। चलो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। तो फर्स्ट सरफेस से बात करते हैं। देखो तो फर्स्ट सरफेस में इसका एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा, इस तरफ एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस डायरेक्शन में। एंगल कितना डिग्री बन गया, 0 डिग्री। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई ए cos 90 डिग्री। सो यहाँ पर 0 बन गया। cos 90 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी वैल्यू पुट कर लें मैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करो, ई नॉट into a into x square into 90 cos 90 डिग्री। cos 90 तो 0 है ना, पूरा तो खत्म हो गया। सेकंड सरफेस भी वही होगा। सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा नीचे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो हो गया 0, 90 डिग्री बन गया। तो सेकंड भी हो गया 0। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, तो आपका एरिया वेक्टर फोर्थ सरफेस से बात करें तो एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इस तरफ। एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ई ए cos 0 डिग्री, ठीक है। फोर्थ सरफेस ई कितना है देखो, ई का वैल्यू ये लेना है, ई नॉट इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एरिया वेक्टर। एरिया क्या है, ये सरफेस का, ये सरफेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर है ना। तो इंटू एरिया का वैल्यू ले लेते हैं, ये देख रहे हो आप, ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। एरिया देखो ना, इसका एरिया निकालो तो क्या हो, हर सरफेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको क्यूब है ना, साइड ए है तो एरिया हर सरफेस का ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ हमको एरिया पुट करने की जरूरत नहीं था, ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करने की जरूरत नहीं था। क्यों नहीं पुट की, क्योंकि आफ्टर ऑल cos 90 की वजह से वो 0 ही तो हो रहा था ना, इसलिए एरिया वेक्टर हमको कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसका वैल्यू पुट करने की जरूरत है। ठीक, तो ई हो गया यहाँ से यहाँ तक, एरिया हो गया ए स्क्वायर इंटू cos 0 डिग्री। अब ये सॉल्व कर लो। फोर्थ सरफेस, ये फोर्थ सरफेस देखो तो यहाँ से यहाँ तक का चौथा सरफेस यहाँ पर है, तो कितना डिस्टेंस x का वैल्यू हो गया, x इक्वल टू a यहाँ और यहाँ से a एक और, तो कितना हो गया 2a। मतलब x का जो वैल्यू लेना है यहाँ पर 2a लेना होगा। क्या लेना होगा, 2a, ठीक है। तो हम ले लेते हैं e नॉट इंटू a इंटू x के जगह पर कितना 2a का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पर तो x का वैल्यू a और a 2a हो जाएगा। तो x की जगह पर 2a लेकर के स्क्वायर कर लोगे, ठीक है, इंटू a स्क्वायर। अच्छा कितना हो गया, e नॉट इंटू a कितना आ जाएगा, a बाहर है। तो बोलो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना हो गया बोलो, e नॉट इंटू a स्क्वायर a पर पावर 5, मतलब 4 इंटू a पर पावर इंटू e नॉट इंटू a पर पावर 5, ये आ गया, ठीक है। 4 इंटू ए टू द पावर 5 हो गया इंटू e नॉट। थर्ड सरफेस की बात करते हैं। थर्ड सरफेस, ये थर्ड सरफेस में हमारा एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस तरफ। एंगल कितना 180 डिग्री पुट करो, तो हो गया हमारा ई ए cos 180 डिग्री। ई की जगह पर कितना वैल्यू डालोगे, ई नॉट ए एक्स स्क्वायर, ई नॉट ए स्मॉल ए है a x स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया की जगह पर a स्क्वायर इंटू cos 180 डिग्री -1। देखो तो सही है, e नॉट a x स्क्वायर, e नॉट a x स्क्वायर यही का वैल्यू हुआ, एरिया हमारा a स्क्वायर हो जाएगा इंटू -1। इसको सॉल्व करो, e नॉट इंटू
ये देखो ए का वैल्यू क्या होगा, ये तो 1 है, x की जगह देखो क्या होगा, ये सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सरफेस ये वाला है ना। तो ये सरफेस कितना डिस्टेंस पर है सेंटर से ओरिजिन से, 1 पर डिस्टेंस, x का वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ x को हटा करके a डालोगे इंटू a स्क्वायर इंटू -1 कितना हो जाएगा बोलो, e0 माइनस में e0 इंटू a टू पावर 5 हो गया, ठीक है। फोर्थ सरफेस इतना आया, थर्ड सरफेस से ये हमारा थर्ड सरफेस से इतना आया, e0 इंटू a टू पावर 5 आया, ठीक है। अच्छा माइनस में आया। अब पांचवा और छठा की बात करते हैं, पांचवा और छठा की बात करते हैं, फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस। पांचवा सरफेस यहीं से है बाहर की ओर, तो x का वैल्यू तो a ही होगा। अच्छा पीछे का जो सरफेस गया वो भी x = a डिस्टेंस पर ही है, x = a डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। सो वहां पर भी अच्छा हाँ, और एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल की तो ये ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इसका मतलब पांचवा और छठा में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। cos 90 डिग्री जो बन रहा है, पांचवा सरफेस यहाँ से बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और पांचवा सरफेस बाहर की ओर। ये x का वैल्यू उस सरफेस के लिए कुछ भी हो, आपका एंगल तो 90 डिग्री मिल जा रहा है ना, एंगल तो 90 डिग्री मिल जा रहा है। सो आपके लिए पांचवा और छठा दोनों एक ही जैसा जाएगा, EA cos 90 डिग्री = 0। अब E का वैल्यू हमको यहाँ e0 a x स्क्वायर फिर x = a डालना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उससे, बिकॉज cos 90 अकेला ही 0 मिलके सारे को सड़ा दिया, सारे को 0 कर दिया। सो ये अब आप नेट का टोटल सबका जोड़ लो तो 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ लो, क्या होगा, कहाँ लिखे यहाँ पर टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स जिसको प्लस कहते हैं, ठीक है। जोड़ो ये 0 ये 0, ये कितना है 4 e0 a टू द पावर 5 माइनस e0 into a to the power 5, e0 into a to the power 5, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, आ गया 3 e0 into a to the power 5, दिख रहा है इधर नीचे, बिल्कुल दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा बोलो, टोटल फ्लक्स हो गया 4 यहाँ से आया था, ये पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा 4 - 1 3 e0 into a to the power 5, यही हमारा आंसर आया है, ठीक है। सो इस केस में टोटल फ्लक्स आया हमारा 3 e0 into a to the power 5, यही आंसर हुआ, ठीक है। अब बोलो कि आप पीछे के यहाँ भी तो हम इसमें कोई चार्ज नहीं रखे हैं, अंदर में कोई चार्ज नहीं रखे हैं, पर पीछे तो हम स्टार मार्क करके लिखे थे कि अगर क्लोज सरफेस है और अंदर चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। यहाँ तो 0 नहीं आया, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सारा सरफेस, एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गया कि ईच एंड एवरी सरफेस of that closed surface, उस क्लोज सरफेस का, उस 3D फिगर का हर सरफेस सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए यहाँ से, तब जाकर के आपका 0 आएगा। पिछले केस में क्या था कि सारा सरफेस यहाँ से सेम डिस्टेंस पर था, पहला सरफेस 6 सरफेस, 6 सरफेस यहाँ से ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस पर था, ठीक है, इसलिए वहां पर 0 आया था। यहाँ तो सरफेस अलग अलग, ये इस सरफेस की बात करें, स्पेशली फोर्थ सरफेस की बात करें तो फोर्थ सरफेस तो 2 डिस्टेंस पर है, अब बाकी सारा सरफेस a डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस, इसका इक्वेशन में आपको डिस्टेंस से रिलेशन है। इस क्वेश्चन में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिए हैं, x टर्म आ गया है, मतलब कि आपका यहाँ से डिस्टेंस उस सरफेस का कितना है, इस पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स हमारा।
तो सारा सरफेस, इधर का सरफेस ए डिस्टेंस पर, यहाँ बाहर सरफेस ए डिस्टेंस पर, अंदर का सरफेस ए डिस्टेंस पर, ठीक है, ऊपर का सरफेस ए डिस्टेंस पर, नीचे का सरफेस ए डिस्टेंस पर, लेकिन इधर वाला जो सरफेस हुआ उसका क्या, उसका तो 2a डिस्टेंस हो गया। तो जब जैसे उसका डॉट फ्लक्स निकालोगे तो 2a डिस्टेंस लोगे x के जगह पर, फिर कैलकुलेशन करोगे। यह एक और बात, इसको छोड़ करके, मतलब इस फोर्थ सरफेस को छोड़ करके, है ना, आप क्या करोगे, इस सरफेस को छोड़ करके बाकी पक्का 5 सरफेस x a डिस्टेंस पर ही है। तो कहने का मतलब एज ए होल मेरा ये हुआ कि आप थोड़ा ये भी देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन दिया गया है आपको, इक्वेशन जो दिया गया है उसमें कहीं डिस्टेंस से रिलेशन तो नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेशन है, x नाम का चीज इसमें आ गया है, सो दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो ये आपका 3 E0 8 टू पावर 5 होगा इसका, चलिए, ओके। खत्म हो गया। चले एक और क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E naught given by क्या था, हाँ 3/5 E naught I plus 2/5 E naught J, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन दे रखा है जैसे पिछले केस में दे रखे थे, ठीक है। फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन गिवन है, इसको कितना फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन, पैरेलल टू YZ प्लेन, ठीक है। चलो एक ने क्वेश्चन चेक कर लूं मैं, क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन है, E is equal to E naught 3/5 E naught I plus 4/5 देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिख रहा, 4/5 E naught J, हाँ फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस एरिया 0.2 में पैरेलल टू द YZ प्लेन, और यहाँ पर E naught का वैल्यू दे रखा है 2.0 × 10⁻3, ठीक है। गिवन है E naught का वैल्यू कितना 2.0 × 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, दिख रहा है ना, नया मार्कर है, बस एकदम लाइट चल रहा है। हाँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन, ठीक, हाँ जी। तो पहले तो फिगर समझाते हैं आपको, पैरेलल टू YZ प्लेन, आप फिगर समझो पहले। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये आपका z एक्सिस है। पैरेलल टू YZ प्लेन मतलब YZ प्लेन में वो सरफेस बना हुआ है, तो आप एक सरफेस बनाओगे यहाँ पर, यही आपका सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। एरिया इसका कितना दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा,
तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये दिया है, E का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दे रखा है ये यहाँ पर, चलो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ये, ठीक। अब बताओ हमको कि ये सरफेस वाईजेड के प्लेन में है, तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अगर कोई वाईजेड प्लेन में अगर हम सरफेस बनाएंगे तो उसका जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन जाएगा तीसरा वाला एक्सिस के अलोंग जाएगा। आगे क्वेश्चन, तो यहाँ जो एरिया वेक्टर बनेगा वो हमको इस तरफ जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया हुआ है, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ 3/5 E0 I प्लस 4/5 E0 J, ये दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन के पैरेलल में है, ये आपका वाईजेड प्लेन है और इसी के पैरेलल में सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन। स्टार्टिंग में मैंने बताया था एरिया वेक्टर के बारे में कि ये वाईजेड प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर इसमें जाएगा, जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर उसका वाई के प्लेन में इस तरफ जाएगा, जे के तरफ में जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। तो आगे क्वेश्चन, आगे मैंने बताया था क्वेश्चन एंड लोग सामने। हाँ तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ, ये जो एरिया वेक्टर हमारा है किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब आई वाला मिला हमको, तो बस डॉट प्रोडक्ट हमको निकाल लेना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो बोलो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखिए, एरिया ये वेक्टर, ठीक है, इनटू ऐसे लिख लो ई ए cos 0 डिग्री होगा ना, देखो तो इस तरफ दोनों सेम डायरेक्शन, या नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट ले लो ना, डॉट प्रोडक्ट लेके चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो आप देखो एरिया वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है, मतलब आई के फॉर्म में है, तो आई वाला का आई वाला से ही डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, जे वाला से तो निकलेगा नहीं डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज़ आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है। एरिया वेक्टर आपका आई के फॉर्म में, सपोज करो लेट इसका एरिया वेक्टर जो हुआ आपका 2i होगा, ऐसा मान लो 2i। तो आप जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आई वाला आई से ही मिलना है इनको, आई वाला जैसे करो तो क्या हो जाएगा, 0 पे जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट पढ़ना लाइक वाला उसमें 1 होता है, तो सिर्फ ये इनटू ये रह जाएगा आपको करना, ठीक है, ये इनटू ये रह जाएगा करना, बिल्कुल। ये 2i हमने समझाने के लिए आपको लिखा था, ठीक है। तो चलो यहाँ से आते हैं, इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं, ई ए cos 0 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 3/5 E0 I और फिर एरिया वेक्टर कितना दे, एरिया आपको दे रखा है ना ये, इनटू 0.2, ठीक है। इसी को सॉल्व कर दो, बोलो E0 का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 2.0 इनटू ये, तो ले लो आप 3/5 इनटू 2.0 इनटू 10⁻³ है, ठीक है। और इसमें भी तो आई लग रहा था ना, एरिया वेक्टर में भी तो आई लग रहा था, तो और आई क्या होगा, मतलब इस डायरेक्शन में आई आएगा इसमें, और आई वाला ये आई आएगा, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो गया आपका। तो हमको आई नाम का चीज गायब कर देना है, E0 का वैल्यू डाल दिए 2.0 इनटू 10 पर इतना इनटू कितना फिर है 0.2, बस इसको सॉल्व कर दो आप, कितना होगा बोलो, यहाँ से हटा लें, यहाँ से हटा के नीचे हम 10 कर लेते हैं, 5 से 5 4 जा है ना, 3 4 जा 12 12 2 जा 24, 3 4 जा 12 12 12 12 12 जा 24, 2.4 इंटू 10⁻², यही तो होगा ना, 3/5 E0 इंटू 0.2 एरिया दे रखा है, ठीक है। 3/5 इंटू E0 का वैल्यू डाल दिए यहाँ से 2.0 इंटू 10⁻³, ठीक है, इंटू एरिया आपका ए आ गया 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 5 से यहाँ ये हटाए, 10 आ गए नीचे, 5 4 जा 20 है ना, 3/3 इंटू 4, 3 4 जा 12 12 2 जा 24, 2.4 हो गया, और ये एक खत्म तो 100 हो गया, एक और मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 240, यही आंसर आएगा।
बस हो गया। पैरेलल टू बाइजेक्ट प्लेन था, बाइजेक्ट प्लेन में एरिया वेक्टर गया x डायरेक्शन में गया, तो आपका i से i वाला का काम करना है, j वाला का कोई लफड़ा नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? चलो आगे क्या इसको क्या दें हाँ क्या दें। चलो एक और दे रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का दिया है वैल्यू 2i + 3j + 5k, सपोज करो ऐसा है, और एरिया वेक्टर दिया हुआ है 3i + 2j। ठीक है, आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ये जो सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर ये दिया है, हाँ तो आपका तो सिंपल से काम है E डॉट A। ठीक है, E का वैल्यू लिख लो 2i + 3j + 5k डॉट एरिया वेक्टर को 3i + 2j। थोड़ा जल्दी में है क्या? डॉट प्रोडक्ट कैसे करो? i से i को मतलब है बाकी सब खत्म, तो i पर i से कर दो 3 2 जा 6, j वाला j से कर दो 3 2 जा 6, जा खत्म। ठीक है, कितना आ गया 12। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, लेकिन क्या फायदा? डिफरेंट वाला जब आएगा अनलाइक वाला आ जाएगा। ये 11th क्लास में आप पढ़े हो ना, i डॉट j 0 है ना, j डॉट k 0, k डॉट i क्या हो जाएगा 0। लाइक वाला ही चलता है वहां, तो वही तो पिछले क्वेश्चन में था, एरिया वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग गया तो i वाला सिर्फ मिला है ना, और उसमें का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने i वाला उठा लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिए थे। ठीक है, बस खत्म कहानी। तो यहाँ से इसको उठाना है, ये दोनों को 3 2 जा 6, ये दोनों को 3 2 जा 6, इसका तो इसमें है नहीं पेयर, जोड़ा रहना चाहिए ना, इसको k वाला रहना चाहिए, इसमें k वाला तो है ही नहीं, इसमें कहानी खत्म, बस एक फ्लक्स आ गया। यही चीज तो था पीछे के थे, कोई अलग थोड़ी नहीं था। हाँ, तो कहने का मतलब कि आज का लेक्चर जो हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होता है यहाँ पर खत्म, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम आपसे गॉसेस लॉ लेकर। गॉसेस लॉ क्या है और किस तरह से न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, वहाँ पर अंदर में चार्ज आएगा, छुप के बैठा रहेगा अंदर में चार्ज, तो वहाँ पर कुछ करेंगे। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।